वो एक माइनिंग कॉलोनी वाले ग्रह पर है, जहाँ वो दिन भर एक अंधेरी फैक्ट्री में मेहनत करती है। वो वैलेंट कंपनी के जुल्मों का शिकार है। बहुत मुश्किलों के बाद रे ने आखिरकार अपने काम के घंटे पूरे कर लिए हैं। वो इस बंजर जगह को छोड़कर अपने भाई एंडी के साथ इवागा ग्रह पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही है, लेकिन कंपनी जानबूझकर देरी करती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से मना कर देती है। उल्टा वे उसे खदानों में काम करने के लिए भेज देते हैं और उसका काम का समय 5 साल और बढ़ा देते हैं। जब रेन इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती है तो वो देखती है कि उसके भाई एंडी को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत वहाँ भाग कर जाती है और अपने भाई को उन गुंडों से बचाती है। फिर वो तुरंत उसे रीस्टार्ट करती है। असल में उसका ये भाई कोई इंसान नहीं बल्कि वैलेंट कंपनी का बनाया हुआ एक रोबोट है। तभी उसके दोस्त टाइलर का मैसेज आता है जो रेन और एंडी को मिलने के लिए बुलाता है। जब वे अपना आखिरी सामान लोड कर रहे थे तो उन्हें गलती से वैलेंट के एक पुराने और बंद पड़े स्पेस स्टेशन का टूटा फूटा सिग्नल मिलता है। टाइलर कहता है कि यहाँ सड़ने से अच्छा है कि हम उस स्पेस स्टेशन पर जाने का रिस्क लें, शायद वहाँ से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। हालांकि रेन कहती है कि इवागा ग्रह तक जाने में काफी साल लगेंगे और इसके लिए क्रायो स्लीप मशीनों की जरूरत होगी, लेकिन टाइलर पूरे यकीन के साथ कहता है कि उस बंद पड़े स्पेस स्टेशन में स्लिप पॉड्स मौजूद है। बस दिक्कत ये है कि उस शिप के अंदर सुरक्षित जाने के लिए हमें एंडी की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो वैलेंट कंपनी का ही रोबोट है और उसे उस शिप के सिस्टम को कंट्रोल करना आता है। रेन अंदर से ये रिस्क लेने से डर रही थी, लेकिन टाइलर उसे समझाता है कि वो अपने माता पिता की तरह इस बकवास माइनिंग ग्रह पर अपनी जान न गवाए। मजबूरी में आकर रेन इस प्लान में शामिल होने के लिए मान जाती है। घने बादलों को पार करने के बाद वे अपने कार्गो शिप से इस भयानक कॉलोनी वाले ग्रह से दूर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा और पुराना स्पेस स्टेशन उनके सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचते हैं शिप का सिस्टम अलार्म बजाने लगता है। उन्हें पता चलता है कि ये स्पेस स्टेशन बहुत जल्द एक क्षुद्र ग्रह से टकराने वाला है। समय बहुत कम है और उन्हें जल्दी से काम करना होगा। टाइलर और ब्योर्न एंडी को साथ लेकर डॉकिंग गेट पर आते हैं। एंडी अपनी उंगली को लॉक में डालकर दरवाजा आसानी से खोल देता है। फिर वे तीनों बहुत सावधानी से अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक मरा हुआ चूहा हवा में तैरता हुआ दिखता है, जिसका मतलब था कि यहाँ का ग्रेविटी सिस्टम खराब है। लेकिन जल्दी ही ग्रेविटी वापस आ जाती है और चूहा जमीन पर गिर जाता है। उनका पायलट समझ जाता है कि ग्रेविटी जनरेटर रुक रुक कर काम कर रहा है ताकि स्पेस स्टेशन अपने आप तबाह न हो जाए। थोड़ी मुश्किलों के बाद वे तीनों स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। जल्दी ही उन्हें बचे हुए स्लिप पॉड्स मिल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पॉड्स में मौजूद फ्यूल ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की स्लिप के लिए ही काफी है, जबकि इवागा ग्रह तक पहुंचने में 9 साल का समय लगेगा। तभी टाइलर के स्कैनर में क्रायो स्टोरेज रूम का सिग्नल आता है। उसे लगता है कि वहाँ शायद फ्यूल मिल सकता है। वे तीनों तुरंत वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में ब्योर्न एंडी को लगातार उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है। रेन को समझ नहीं आता कि वो एंडी से इतनी नफरत क्यों करता है। तब उनका पायलट बताता है कि कुछ साल पहले खदान में गैस लीक हो गई थी। तब एक रोबोट ने सबको बचाने के लिए खदान को बंद करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से ब्योर्न की माँ का दम घुटने से मौत हो गई थी। इसीलिए वो सभी रोबोट से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तभी टाइलर रेडियो पर सबको बताता है कि उसने स्लिप पॉड्स को कार्गो शिप में भेज दिया है। पायलट ने भी अपना काम अच्छे से कर लिया है, लेकिन उनके साथ आई लड़की के को अचानक उल्टियां होने लगती है। पायलट जल्दी से रेन को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद पॉड्स चेक करने चला जाता है। रेन को तुरंत पता चल जाता है कि के प्रेग्नेंट है। अपने भाई टाइलर और बाकी सबको परेशान न करने के लिए के रेन से कहती है कि वो अभी किसी को कुछ न बताए। अब सीन वापस टाइलर की तरफ जाता है। एक अंधेरे गलियारे से गुजरते समय उनकी नजर अचानक एक पेंटिंग पर पड़ती है। ये फ्रांसीसी पेंटर मिशेल सेरे की बनाई हुई मार्से की महामारी नाम की पेंटिंग है। डायरेक्टर ने इस पेंटिंग का क्लोजअप शॉट भी दिखाया है। इस पेंटिंग में एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ के ऊपर